साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों आज लेकर आए हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के स्टैटिक जीके की टॉप 50 MCQ, टॉप 50 MCQ यानी कि टॉप 50 MCQ या टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इंडिया स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आर्ट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, LT इत्यादि सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी एग्जाम में टैट पूछा जाता है। इसके अलावा तो आर्ट्स का जैसे आपको पता ही है कि 60 नंबर की सोशल स्टडी या स्टडी सेक्शन आता है, बाकी 30 नंबर का जीके आता है। तो टोटल जो है आर्ट्स के लिए 90 नंबर का तो यही हो गया। तो 90 नंबर में इंडिया का स्टैटिक जीके ही आता, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस की है, टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए है इस वीडियो में। ये क्वेश्चन किसी ना किसी टैट के एग्जाम में, आप अगर आपके पास एग्जाम में टैट के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है तो वहाँ पे देख लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टैट की ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नॉन आर्ट्स सेक्शन है जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT इत्यादि, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीके सेक्शन आता है उनका 30 नंबर का, वो जो है इसी से ही आता है। जो सोशल स्टडी होता है ना, यानी कि जो स्टैटिक जीके उसी से ही बनता है। तो ठीक है ना, मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि जो सोशल स्टडी है आर्ट्स का, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले, JBT वाले, क्योंकि वहीं से ही आपका जीके सेक्शन तैयार होता है। ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो TGT कमीशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो क्या गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदू वर्ड है उसका यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबों ने किया था, यूनानियों ने किया था, रोमवासियों ने या चीनियों ने किया था? ठीक है। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में मतलब कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको याद रखना है अरबों ने, है ना। तो अरबों के द्वारा भारत की जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद ही हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन 1857 के गदर के समय, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, देश को स्वतंत्रता दिलाने की क्रांति 1857 में शुरू हुई थी ना, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको याद रखना है। और जब 1947 जो इंडिया का लास्ट वायसरॉय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी आपको याद रखना है। जो मैन है, जैसे 1857 में कौन था, 1947 में कौन था, तो ये चीज़ें कुछ एक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 89। ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द 89। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 59 लिपियाँ। ये ललित विस्तार जो ये बौद्ध ग्रंथ है, जैसे हिंदू ग्रंथ होते हैं। ठीक है ना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो वेरी सिंपल, 1869 में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, गुजरात के पोरबंदर में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रश्न नंबर 7 है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? आप जानते हैं जो मैंगनीज है, Mn इसका साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है। Mn मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो मैंगनीज जो है इसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो रशिया करता है, रूसी संघ जो रशियन यूनाइटेड है, और दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। ठीक है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अलग अलग मिनरल्स के या अलग अलग खाद्य पदार्थ के देश, उनको भी आपको लर्न करना है, एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहरहाल इस क्वेश्चन में मैंगनीज की बात की गई है, तो मैंगनीज भारत में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि फर्स्ट नंबर पे वो रशिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो बिल्कुल ईजी है, लाला लाजपत राय विल बी द राइट आंसर। इन्हें ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये। इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के शिलालेखों को लिखा गया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी जो शुरुआत है कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1988। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता की मिशन हुई थी। जो अलग अलग एजुकेशनल मिशन थे, ठीक है, उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोठारी कमीशन बना था 1964 में बना था, ठीक है। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में थी, ठीक है। फिर एमडीएम आया 1995 में, ये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आया 1988 में, महिला सशक्तिकरण 87 में आई थिंक आया, और जो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, ठीक है। तो ये कुछ एक जो नेशनल एजुकेशन कमीशन बने या पॉलिसीज़ बनी, मिशन बने, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि टेट या टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये टीचर वैकेंसीज होती है, टीचर रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम में अक्सर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी कारण इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के जो वर्थ है, इन्हीं की जयंती के ऊपर बाल दिवस जो चिल्ड्रन डे है वो मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महापुरुष थे उनकी जयंती के ऊपर मनाया जाता था, क्योंकि उनको जो है पूरे इंडिया में उस समय चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन क्वेश्चन को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन, तो जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो आप अपने से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें से टिक करने वाले हैं। बाद में तो मैं आंसर आपको शो करता ही हूं, खैर, तो इससे आप अपनी प्रेपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है, ठीक है। अगर आप जस्ट सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, खुद से कुछ भी नहीं करते, तो आपका मेरे ख्याल से वीडियो देखने का कोई उतना औचित्य नहीं बचता है। आपको खुद अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से चेक करना है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद क्वेश्चन को, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए कि आप कुछ सेकंड सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाद में हमारे जो आपको आंसर बताते हैं उससे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राणा प्रताप सागर संबंधित है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो आप सोच लीजिएगा इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, या जल विद्युत ऊर्जा से। तो आपको इन 4 में से सोचना है क्या है, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो महाराणा प्रताप सागर जो, ठीक है, बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जल विद्युत से मतलब रिलेटेड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर जो बांध भी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो महाराणा प्रताप सागर बांध है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में है, और इसको कांगड़ा ज़िले में है, और कौन सी नदी पे है, ये ब्यास नदी पे बना है, और इसको कोल डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोल डैम। तो ये यहाँ पे एचपी का जीके भी आपके साथ हो चुका है, तो बेसिकली आपको ये बताना था। तो आप क्वेश्चन को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज कर लें और उसके बाद ही आप अपने आंसर की ओर बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAD? कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉल ऑल डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो CAD की फुल फॉर्म होती है गाइज वो क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, अर्थात ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है? बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ब्रिटेन, USA, फ्रांस या इंडिया। तो गाइज आपको पता ही है सबसे ज़्यादा भाषा इंडिया में बोली जाती है। बहुभाषी देश हमारा प्यारा भारत है। तो बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन था। भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती है, ठीक है। और इसके साथ में आपको कहूँगी इंडिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो इंडिया में ही है। तो आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो शायद ही आप कहना तो नहीं चाहिए, तो शायद ही कभी आप शिक्षक के रूप में अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि 5 सितंबर एक इतनी इम्पोर्टेंट डेट है जब जो है क्या मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए और ऑब्वियस पता भी होगा आपको, ठीक है। जो शिक्षक दिवस है कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, जबकि जो बाल दिवस है जो अभी हमने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पे मनाया जाता है, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। हर एक स्कूल्स में जो भी होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का मनाया जाता है। तो आप अभी फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए और आई होप आपको पता भी था। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कहाँ पर दिया था, सिंगापुर ने दिया था। और दिया कब था, कौन सा ईयर था, तो 1943, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्रश्न है साथियों, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। जो अलग अलग डेज होते हैं, ठीक है, उनका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आप क्वेश्चन संख्या से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे 1 से 10 तक के सेट होते हैं, जबकि हम आपके लिए जैसे 30, 50 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से प्रॉपर वो उतने क्वेश्चन लाते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन है, अक्सर आपने शायद ही इसको पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत बार। तो क्या हो सकता है, इसको चेक कर लीजिएगा। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, ख्रोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, मोडी लिपि या नागरी लिपि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि। गाइस, ब्राह्मी लिपि को ही सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि का आपको खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और जो ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझौता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गांधी इरविन जो समझौता है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था उसको सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था देश में, तो उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो इसका भी आपको आंसर देख लेना है खुद से ही। तो सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी, इन में से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो दोमट मिट्टी है गाइस, उसका इस्तेमाल धान की खेती की फसल के लिए किया जाता है। मतलब धान की खेती जब की जाती है तो उसके लिए दोमट मिट्टी का होना ज़रूरी है, उससे जो है धान की पैदावार अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंदन में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन का सारे इंपॉर्टेंट है, टैट में अक्सर इसी तरह क्वेश्चन आए हैं। वह इतना ही नहीं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं किसी न किसी टैट में आए हैं, जैसे कोई 12 में आएगा, कोई 13 में, 14 में, इसी तरह से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो 22 कभी में भी आए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी टैट में आए। प्रीवियस ईयर से ही लिए गए क्वेश्चन है इंडियन स्टैटिक जीके के, जिन्हें आप सोशल स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो आर्ट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा नॉन मेडिकल, मेडिकल, LT, JBT, शास्त्री
पंजाबी टीचर यानी कि जहाँ पर भी जितने भी टेट कंडक्ट करवाती है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीके सेक्शन होता है गाइज, मैं आपको बता के बहुत बार थक चुका हूँ। जो आर्ट्स के अलावा जीके सेक्शन अदर्स के लिए आता है, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी इत्यादि के लिए, उनका जो जीके है वो आर्ट्स के सोशल स्टडी का जो सेक्शन होता है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं इसी से बनता है। तो अगर आपका जीके की आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है या अगर प्रेपरेशन कर भी रहे हैं तब भी आप ये वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके जीके में अक्सर पूछे जाते हैं जो सोशल स्टडी का सेक्शन होता है आर्ट्स का। बाकी आर्ट्स के लिए तो ये रामबान क्लास होने ही जा रही है, क्योंकि आर्ट्स के लिए तो डायरेक्ट यहाँ से 60 से 90 नंबर का आता है, कई बार 90 का जो जीके तो आता ही है, उसके अलावा सोशल स्टडी का 60 होता ही है, तो टोटल 90 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स के लिए तो हमेशा कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें और आपका प्यार भी इसमें भरपूर देखने को मिलता है कि जितने भी वीडियो इंडियन स्टैटिक या सोशल स्टडी पे बनाई है उसमें काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्ड आया हुआ भी है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, याद रखना है। ठीक है, जो देवनागरी सिंध है ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। गुरुमुखी लिपि ही पंजाबी भाषा की लिपि है और गुरुमुखी में ही पंजाबी भाषा लिखी जाती है, याद रखना है। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका भी है, जो पंजाब है या जो पंजाब का इतिहास है सिख का, वो गुरुओं के लिए, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, इस तरह के जो अलग अलग गुरु थे उनने पंजाब या सिख धर्म का जो विकास किया है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो जो लिपि भी है वो भी गुरुमुखी के नाम से ही जानी जा रही है, तो गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है, देखते ही आपने इसका राइट आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलत यहाँ पे दिखा जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गलती से ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, बट राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो एस्टेब्लिश्ड एटॉमिक प्लांट है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। यहाँ पे गाइस ट्रॉम्बे की बात की जाती है कि जो ट्रॉम्बे में भी परमाणु संयंत्र है तो वो न्यूक्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट है वो, न्यूक्लियर यानी कि नाभिक स्तर का। यहाँ पे सिंपल आपसे परमाणु संयंत्र पूछा है तो इस चीज़ का भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है वो ट्रॉम्बे में है, लेकिन जो यहाँ पे एटॉमिक प्लांट की बात करें तो वो तारापुर में ही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक साथी ने यूट्यूब पे हमें कमेंट किया था तो उसका मतलब उनका या और भी जो क्वेश्चन से कन्फ्यूज थे, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एटॉमिक प्लांट है गाइज वो इंडिया का फर्स्ट तारापुर में ही एस्टेब्लिश्ड है, जबकि अगर न्यूक्लियर की बात करें तो वो ट्रॉम्बे में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है किस संस्था ने स्थापित किया है? इस फंड को जो IPF है, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है? पूंजी मुद्रा ने, DLF ने, सेबी ने या किसी और ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सेबी। सेबी के द्वारा ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की को स्थापित किया गया। तो सेबी के द्वारा ही जो है वो IPF यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? पहले भी आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 89, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में गाइज आप जानते हैं हिंदी प्रमुख भाषा है, तो ये विश्व में बहुत अधिकतम बोली जाती है अगर भारतीय भाषाओं की बात करें हम। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया नहीं बोले, मतलब माफ़ कीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में हिंदी सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाती, यहाँ पे भारतीय भाषाओं की बात की जाती है। तो भारतीय भाषाओं में ऑब्वियस है कि हिंदी को ही सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पे यहाँ से आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा के बाद पे सेकंड नंबर पे सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तमिल, तेलुगु या बंगला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला।
बांग्ला भाषा भारत की ऐसी भाषा है हिंदी के बाद जो सबसे अधिकतम बोली जाती है, ठीक है, विश्व में। अब ज़रूरी नहीं कि हिंदी है तो इंडिया में बोली जाएगी। आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडियंस जो है आउटसाइड द इंडिया अलग अलग देशों में रहते हैं, तो वहाँ पे वो हिंदी का प्रयोग करते हैं, बांग्ला का प्रयोग करते हैं, तमिल तेलुगु या जिस भी स्टेट से वो जाते हैं उनकी रीजनल भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में बोली जाती है, तो यहाँ पे विश्व के स्तर पे बोली जाती है। अगर सबसे अधिकतम बोला तो हिंदी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि हिंदी के बाद तो बांग्ला विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि 29th क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, यानी कि जो गोवा की अपनी भाषा है वो कौन सी है, वो है कोंकणी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये एक्सेप्टेबल राजभाषा है गाइज, ये ध्यान रखना है। मतलब जो आधिकारिक जो राजभाषा है ना वो कौन सी है गोवा की, वो कोंकणी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना। जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पे है, चिदम्बरम में है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। इस क्वेश्चन को तो मैं इतना बोलूँ ना जाने कितनी बार मैंने पर्सनली टेट में देखा गया है, हर साल, मतलब एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी टेट में। या तो जीबीटी में आ जाएगा, या मेडिकल में आएगा, या नॉन मेडिकल में आएगा, कभी आर्ट्स में पूछा जाता है, मतलब हर ईयर आ ही जाता है ये। यहाँ तक कि टीजीटी कमीशन या जीबीटी कमीशन इत्यादि में भी क्वेश्चन आता है, हालांकि बिल्कुल ईजी है, फिर भी बार बार पूछते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक दूसरा है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय अभयारण्य, वो जो कि यूके यानी कि उत्तराखंड में है, जिम कार्बोनेट। इन दो में से एक ना एक पूछ ही लेते हैं जरूर। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप जानते हैं कि अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है, जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो लिखी जाती है वो आपको पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का जो ओरिजिन है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो वो किस लिपि से है, वो देवनागरी से है, ठीक है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं ना, जो फेमस पर्सन के द्वारा, जो हमारे महापुरुष रहे हैं भारतीय इतिहास में, चाहे वो फ्रीडम फाइट के लिए हो, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उससे पहले भी जो भी हमारा इतिहास आप उठाकर देख लीजिएगा, या किसी को खास उपाधि दी जाती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका बहरहाल सिंपल आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया है। यहाँ पे तो इजी है, क्योंकि जय हिंद जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा जितने भी और स्लोगन्स है, फेमस स्लोगन्स है, ठीक है, तो उनका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्लोगन किस महापुरुष के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय जो सेनाएं हैं उनके सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि आपको इस तरह का फ्लैग्स करके, मतलब इस नाम से दिया जाता था फ्लैग्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। सिंध काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल। तो इन चार में से क्या इसका राइट आंसर होना है कि किस काल को लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है सिंध काल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी उस समय की जो लिपि है उसको चित्रकार लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी द 13 जनवरी। 13 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ डे, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। तो ये जो है गाइज, ये स्टेटमेंट हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जो है ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है उनके द्वारा है, उनकी ये उक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 21 मई। आपको याद रखना है कि जो आतंकवाद विरोध दिवस है वो 21 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, प्राकृत है। क्या लगता है आपको कौन सी होगी? बहुत सारे लोग यहाँ पे संस्कृत के साथ जा रहे होंगे और वही इसका राइट आंसर है। संस्कृत विल बी द ओल्डेस्ट, माफ़ कीजिएगा, संस्कृत वॉज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द एंशेंट इंडियाज। इंडिया तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है। सो गाइस, अभी तक हमने टॉप 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 10 नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। ये इंडिया स्टैटिक जीके की ये आज का सेक्शन या आज की वीडियो है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है यार, तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। लाइक करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं, या हमने कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर ले, कोई गलती की है, तो वो चीज़ भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पे उसको करेक्शन कर लें। ठीक है। बाकी यार, जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो किसका वेट कर रही है भाई? आप चैनल को ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब तो हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना। तो आप देरी मत कीजिएगा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर वॉच तो करते हैं, रेगुलर वॉच वो करते हैं, चूँकि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर विल बी द 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42वां है, WLL का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, विद इन लोकल लाइन। जो विद इन लोकल लाइन है ये जो है WLL का फुल फॉर्म है। ठीक है। विद इन लोकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 43 है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। SEZ की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन और नन ऑफ द अबव, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सर्विस इकोनॉमिक जोन। जो सर्विस इकोनॉमिक जोन है ये SEZ, जिसको सेज कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? अर्थात जो चोल के शासक थे, माफ़ कीजिएगा, उनकी भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तमिल। तो तमिल इज द राइट आंसर, क्योंकि जो तमिल है वो चोल शासकों की भाषा थी। चोल शासक तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन। OMR इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? तो OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आया गया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैनिज्म में जो जैन सूत्र है, जैन धर्म में, उसमें कितने लिपियों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 18। तो जैन धर्म के जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत में अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है, फेमस लाइन है, किसके द्वारा कहा गया है? यही मैं आपको पहले समझा रहा था कि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट किसी भी जो पर्सन के द्वारा दी गई है, जो भी महापुरुष थे हमारे देश में, तो वो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि मध्य रात्रि के टकोर पे जब संसार सोता है तब जो है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जो बताया था ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारत की आज़ादी में एक बहुत ही अहम रोल है, जितना कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि जैसे महापुरुषों का था। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मध्य रात्रि जब है तो मध्य एग्जैक्ट इन द मिडनाइट जब संसार सो रहा होगा तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ये 89 है। माफ़ कीजिएगा, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 89 है, ये याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 2 दिसंबर से 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए इंडिया स्टैटिक जीके के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर माँ सरस्वती का आइकन दिख रहा होगा, इसको जाकर प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल